अच्छा जी, सैलरी का डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस डेफिनेशन में कहाँ तक पहुंच गए थे हम? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है जी, यहाँ पहुंचे थे। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में हमने कहा ये वो आइटम्स हैं जिसको अगेन हेड ऑफ इनकम इनका सैलरी होगा। और ये आइटम्स की कुछ डिटेल हमने डिस्कस की थी। इसके बाद ये मैंने कहा था जी, ये एक बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें कुछ चीज लिखी हुई है इस बॉक्स के बारे में, यानी इन दो आइटम्स वन और टू और थ्री जो है, आइटम नंबर टू और आइटम नंबर थ्री, इसके लिए टैक्स लॉ ने ये कहा है कि टैक्स पेयर हैज ऑप्शन टू गेट इट टैक्स एट द रेट ऑफ लास्ट 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे फाइंड आउट होगा? लास्ट 3 years की जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको डिवाइड कर दें पिछले 3 साल की टैक्सेबल इनकम से। इसको जरा थोड़ा सा फिगर के साथ समझते हैं, फिर बात ज्यादा समझ आएगी। तो इसमें टैक्स लॉ आपको बेसिकली एक चॉइस दे रहा है। फर्ज करें एक एम्प्लॉई है, उसकी साल में सैलरी की इनकम आ गई 1 million। तो ये उसकी समझ लें सैलरी एंड अलाउंसेस हो गए। और साल के एंड पे जाके उसकी एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? टर्मिनेट होगी, यानी खत्म हो गई। एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होने पे उसको इसमें से कोई बेनिफिट मिल गया, अमाउंट ऑन टर्मिनेशन या गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, वो जो अमाउंट है वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ। ये अमाउंट यूजुअली क्या होती हैं? थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये इकट्ठे पैसे मिल रहे होते हैं, आपकी रूटीन की जो इनकम है उससे बड़ी अमाउंट्स होती हैं। तो ये आपको लेट्स से गोल्डन हैंड शेक की अमाउंट मिल गई, और वो अमाउंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से इट इज 5 million। ठीक है जी। अब इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि सैलरी के जो रेट्स होते हैं, जो इनकम के ऊपर जो रेट लगाए जाते हैं, वो आप वो एग्जाम में गिवन होंगे, और मैंने यहाँ पे स्लाइड नंबर 185 के ऊपर ये रेट कॉपी किए हुए हैं। ठीक है, सो ये एज इट इज आपको ये टेबल गिवन होगा, इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सो इस टेबल में क्या लिखा हुआ है? इस टेबल में लिखा हुआ ये है कि अगर आपकी सैलरी इनकम 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो आप क्या होंगे? सैलरीड इंडिविजुअल होंगे, और आपकी इनकम के ऊपर ये वाले रेट ऑफ टैक्स लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पहला कॉलम है सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम टैक्सेबल इनकम लिखी हुई है, और तीसरा रेट ऑफ टैक्स लिखा हुआ है कि क्या रेट ऑफ टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 6 लाख से 12 लाख है तो 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, इस तरह से ये रेट्स लगेंगे। अब जरा मैं ये जो बंदा मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, इसकी इनकम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में जो पैसे बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 6 million, 60 लाख रुपए। ठीक है जी। तो ये सिर्फ सैलरी की इनकम है, और सैलरी की इनकम से आगे और भी तो इनकम है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो लेट्स अज्यूम कि और किसी हेड ऑफ इनकम में आमदनी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी की जो इनकम होगी वही क्या कहलाएगी? इसकी टोटल इनकम। ऐसे ही है ना? टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना होता है? इन सारी इनकम्स को जमा करेंगे तो ये टोटल इनकम की फिगर बन जाएगी। इसमें से मैंने माइनस करने होते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो वो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि डिडक्टेबल अलाउंसेस मेरे पास सवाल में कुछ भी नहीं है। तो जो जवाब बनेगा वो अगेन 6 million होगा। और इसका नाम क्या है इस फिगर का? ये जो 6 million है, दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। तो ये नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम ही कैलकुलेट करना सबसे बड़ा आर्ट है टैक्स की कैलकुलेशन में। टैक्सेबल इनकम आपने कैलकुलेट कर लीजिए, 6 million है ना। और टैक्स लॉ आपको क्या कहता है जी? टैक्स लॉ ये कहता है कि आपको जो पैसे मिले हैं गोल्डन हैंड शेक के, जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है, ज़ाहिर है पहले तो ये 1 million पे रहनी थी, अब ये कहाँ चली गई है? 6 million के ऊपर। तो अब टैक्स लॉ ये कहता है कि आपके पास एक चॉइस है, टैक्स पेयर के पास ये चॉइस है कि चाहे तो 6 million के ऊपर जो भी स्लैब रेट्स हैं, स्लैब रेट्स वो अप्लाई कर दे। तो 6 million के लिए कौन सा स्लैब बनेगा वो हम देख लेते हैं जरा। तो 6 million टैक्सेबल इनकम कहाँ पे बन रही है? सेवंथ में, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज 5 million बट डज नॉट एक्सीड 8 million। तो ये सेवंथ स्लैब एक्चुअली इसका बनता है। तो हम सेवंथ स्लैब जो है वहां से रेट ऑफ टैक्स लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। तो सेवंथ स्लैब पे देखो टैक्स कितना लिखा हुआ है? 6,70,000 प्लस 2.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 million। तो ये टैक्स की कैलकुलेशन है
कि 6,70,000 प्लस आपने इसमें क्या कर देना जी, 22.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। 5 मिलियन से अमाउंट कितनी ज्यादा है, ऊपर देखें, 1 मिलियन ज्यादा है ना। टोटल कितना है, 6 मिलियन। तो 5 मिलियन से कितना ज्यादा हुआ, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का 22.5% कितना बनेगा, 2,25,000। ठीक है जी। तो 6,70,000 में जमा कर देते हैं, इसको जमा करें, क्या बनता है, 8,95,000। ये जो फिगर मैंने कैलकुलेट की है, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं टैक्स इम्पोज। ठीक है। सो टैक्स इम्पोज आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज कॉल्ड टैक्स इम्पोज। अब टैक्स लॉ ने कहा जी आपके पास एक तो ये रास्ता है, दिस इज रास्ता नंबर 1, कि आप अपनी इनकम के ऊपर सीधे सीधे स्लैब रेट्स लगा दें। लेकिन आपके पास एक चॉइस भी है। वो चॉइस क्या है, वो है रास्ता नंबर 2। वो ये कि आपकी ये जो आमदनी थी, इसके ऊपर आप सैलरी के स्लैब ना लगाएं, बल्कि इसके साथ क्या करें, इस इनकम के साथ ये करें, द टैक्स पेयर हैज ऑप्शन टू गेट इट टैक्स एट एट द रेट ऑफ लास्ट 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स। कि ये जो अमाउंट है, इसके लिए रेट ऑफ टैक्स अलहदा से बता रहा है टैक्स लॉ के, 5 मिलियन के ऊपर आप क्या करो, इसके ऊपर जो रेट लगाओगे वो कौन सा होगा, 3 years एवरेज, पिछले 3 साल का एवरेज रेट ऑफ टैक्स इसके ऊपर लगा दो। तो अगर 5 मिलियन के ऊपर ये वाली रेट लग जाएगा तो बाकी इनकम कितनी बचेगी, 1 मिलियन बचेगा ना। ये जो आपकी ये इनकम है, इसमें से मैंने क्या किया, वो अमाउंट अलहदा कर दी जिसके लिए टैक्स लॉ ने मुझे कहा था आप अलहदा रेट ऑफ टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो अलहदा कर दिया। तो 6 मिलियन में से बाकी कितना बचा, 1 मिलियन। 1 मिलियन के ऊपर मैं वही काम करूंगा कि जो स्लैब रेट्स हैं वो लग जाएंगे। स्लैब रेट्स पे अब जाना पड़ेगा। स्लैब रेट्स देखो कौन से हैं, स्लाइड नंबर 185 के ऊपर। 1 मिलियन पे कितना टैक्स बन रहा है, सेकंड स्लैब बन रहा है। ठीक है, सबको समझ आ रही, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। तो हम 10 लाख पे हैं इस वक्त। तो 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, ये टैक्स बनेगा। तो क्या करेंगे आप, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से ये कितना ज्यादा है, 4 लाख। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 20,000। तो 20,000 ये अमाउंट बनेगी, इसमें जमा करेंगे आप 5 मिलियन के ऊपर 3 year एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये अगेन एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपको गिवन होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जो भी रेट गिवन होगा, यहाँ पे कोई भी हाइपोथेटिकल अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से इट इज 12%, ये अगर दिया हुआ है, तो मैं 5 मिलियन पे 12% लगा देता हूँ, कितना बनेगा, 12% बनाए जरा, 6 लाख 60,000। ओके, 6 लाख नहीं बनेगा, 50 लाख है ना। हाँ, जुबानी जुबानी कर रहे हैं कि कैलकुलेटर से कर रहे हैं। तो कितना हो गया जी, 6,20,000। ना जिस वक्त टैक्स लॉ आपको खुद ही से चॉइस दे दे कि अपनी मर्जी से जो रास्ते पे जाना है चले जाओ, तो ज्यादा बेहतर कौन सा रास्ता होगा, जिसके ऊपर टैक्स, ये रास्ता नंबर 1 है जिसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है, 8,95,000। और जो रास्ता नंबर 2 है, इसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है, 6,20,000। तो बेहतर क्या है, टैक्स लॉ कह रहा है जी आपकी मर्जी है, जिस मर्जी रास्ते पे चले जाएं। तो बेहतर ये है कि आप इस रास्ते पे जाएंगे। ठीक है जी। तो या जहां भी आपके पास टैक्स लॉ में चॉइस दी हुई होगी, आपने दोनों तरीकों से कैलकुलेशन बनानी होगी, और जिसमें टैक्स कम बनता होगा उसकी वो आप ऑप्ट कर लेंगे कि जी ये वाला रास्ता बेहतर है ना। ये जो 12% है, ये 12% है, ये आपको या तो स्ट्रेट वे गिवन होता है, या फिर आपको एग्जामिनर आपको अलहदा से बता देता है दो अमाउंट्स। कौन कौन सी दो अमाउंट्स, एग्जामिनर आपको अलहदा से खुद ही बता देगा कि 3 साल की टैक्स लाइबिलिटी कितनी है और 3 साल का इनकम कितना है।
तो आप उससे परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। और मुश्किल करना होगा तो एग्जामिनर आपको 3 साल की अलग इनकम बता देगा और अलग टैक्स बता देगा। तो आपने इनकम को भी जमा कर लेना है, टैक्स को भी जमा कर लेना है, और ये डिवाइड करके एक रेट ऑफ टैक्स निकाल लेना है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बड़ी यानी टैक्स लॉ की कोई साइंस इस्तेमाल नहीं हो रही 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालने में। जो टैक्स लॉ की साइंस इस्तेमाल हो रही है वो ये कि आपके पास ये जो टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं, टर्मिनेशन पे जो पैसे मिलते हैं, इसमें टैक्स पेयर के पास चॉइस होती है कि वो क्या करे। अपनी अमाउंट का या तो सादा 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 सीधे इनकम में रहने दे, 6 मिलियन के सीधे रेट ऑफ टैक्स लग जाए और उसके ऊपर एक टैक्स की फिगर कैलकुलेट हो जाए, या दूसरा रास्ता ये है कि वो अमाउंट अलहदा कर ले जो टर्मिनल बेनिफिट की है। वो टर्मिनल बेनिफिट की अमाउंट कितनी है यहाँ पे? 5 मिलियन। तो 5 मिलियन को अपनी ये जो टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर हमेशा टैक्स अप्लाई किया करेंगे हम। तो इसको हम अलहदा कर देते हैं और जो बाकी बैलेंस बच रहा है उसके ऊपर जो स्लैब रेट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं, और दोनों में से जिस अमाउंट का जिस मेथड पे टैक्स कम बन रहा होगा वो एक्चुअली हम अडॉप्ट करेंगे। तो हम अपनी कैलकुलेशन आगे 6,20,000 से फिर कंटिन्यू करेंगे जो हमारा सवाल होगा उसमें। ओके, सो ये चॉइस वाली बात समझ आ गई सबको, एवरीवन? ठीक। लास्ट वन इज एम्प्लॉय शेयर स्कीम। सैलरी के डेफिनेशन में आखिरी आइटम है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। हाँ, ये मैंने कहा था हम जरा तवज्जो से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम के आखिरी दिन तक आप इससे सवाल पूछते रहेंगे मेरे से, तो जितना जल्दी इसको समझ लें उतना जल्दी आपका टाइम बच जाएगा। मुझे तो आप 20 दफा कहेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे मसला नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम पहले होती क्या, पहले हम जरा ट्रांजेक्शन को समझेंगे। ट्रांजेक्शन समझ आ जाए ना तो टैक्सेशन, आधी टैक्सेशन वैसे ही समझ आ जाती है। प्रॉब्लम उस वक्त होता है टैक्स लॉ को अंडरस्टैंड करने में जब आपको ट्रांजेक्शन ही समझ ना आ रही हो कि ये बेसिकली था क्या, हुआ क्या। तो होने ये जा रहा है कि दो पर्सन हैं जी, एक है एम्प्लॉयर, या वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए रख रहे हो, और दूसरा है एम्प्लॉय। ठीक है जी। सो एम्प्लॉयर लेट से कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड। किसी ने मेरे से टाइप्स ऑफ कंपनीज पे सवाल पूछा था लेकिन फिर उसने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया। तो अब आप में से ही कोई किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, लेकिन किसी ने मुझे वो किया नहीं। तो एम्प्लॉय है लेट से मिस्टर ई। ठीक हो गया ना। अब कंपनी ये चाहती है कि कंपनी एक बिजनेस है ना, बिजनेस जो है इसमें क्या हो रहा है कंपनी के केस में कि शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इसको रन कर रहा है और एक बिजनेस जो है उसको चलाया जा रहा है। इस बिजनेस जो है इससे क्या हासिल होता है? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट फिर किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को। इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है ना। ये लोग जो हैं ये बेसिकली ऑनर हैं। इनकी ख्वाहिश ये है कि ये वाला जो कबीला है ये दिल लगा के काम करे। ठीक है। तो ये दिल लगा के काम करेगा तो ये बिजनेस बेहतर होता जाएगा, ये प्रॉफिट्स बेहतर होते जाएंगे, और इस ऑनर के पास जो डिविडेंड आना है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये कहते हैं भाई कि एम्प्लॉयर एक बात सोचता है कि यार जिस कश्ती में मैं सवार हूँ इसको भी बिठा लेता हूँ उसमें। तो ऐसा करते हैं कंपनी का शेयर किसको दे देते हैं? मिस्टर ई को। मिस्टर ई को भी शेयर होल्डर बना देते हैं, लेकिन इतने शेयर इसको नहीं देने कि ये बिजनेस का ही ऑनर बन जाए। इसको थोड़े से शेयर देते हैं। अगर कंपनी के लट से 1 लाख शेयर ऑलरेडी इशू हुए हैं तो एम्प्लॉय को भी 2 शेयर दे देते हैं। तो बहुत थोड़े से शेयर। तो ये वैसे भी गरीब आदमी ये कहेगा अच्छा यार शेयर मुझे मिल गया तो अब मैं और ज्यादा जोर लगाता हूँ ताकि जब ये डायरेक्टर साहिबान को मिल रहा होगा डिविडेंड, डिविडेंड तो इक्वली मिलेगा ना हर शेयर होल्डर को, एक शेयर पे जितना डिविडेंड सबको बराबर मिलना है। तो इसका एक तो ये इसके जहन में एक इंसेंटिव आ गया कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और फिर क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो आपको पहली चीज मैंने ये समझाई कि कंपनी अपना शेयर अपने एम्प्लॉय को क्यों दे देगी, ताकि एम्प्लॉय का भी उसमें इंसेंटिव आ जाए। एम्प्लॉय को भी ये हो कि यार अगर मैं दिल लगा के काम करूंगा तो कंपनी फायदा कमाएगी। फायदा कमाएगी तो जब ये डिविडेंड ये मालकान अपने लिए ले रहे होंगे तो मुझे भी जितना ही खुद लेते हैं उतना ही हर शेयर के ऊपर मुझे भी मिल जाएगा। तो एक तो ये इसको फायदा हो जाएगा। दूसरा एक और फायदा ये भी हो सकता है कि ये जो शेयर है
ये एम्प्लॉय मार्केट में सेल कर दे, अपने पास रखे ही ना, एम्प्लॉय जो मार्केट में सेल कर दे, तो अगर मार्केट में सेल कर देगा तो पहले बाय करेगा ना कंपनी से। ये शेयर हमेशा एम्प्लॉय ने खरीदना है, ये मुफ्त में नहीं उसको मिलने जा रहा, ये उससे खरीदना है कंपनी से। तो एम्प्लॉय ने बाय करना है तभी सेल करना है। और एम्प्लॉय के लिए इसमें फायदा किस वक्त है कि अगर मार्केट में वो 100 रुपए का बिक रहा है तो आप उसको एम्प्लॉय को कितने का दें, 100 से कम का। यानी अगर आप उसे कहते हैं कि भाई तुम्हें हम 60 रुपए में शेयर दे रहे हैं, जो कि मार्केट में कितने का बिक सकता है, 100 रुपए का, तभी एम्प्लॉय सोचेगा ना कि हाँ मैं खरीद लेता हूँ। अदरवाइज उसको क्या पड़ी कि वो, अगर आप उसे कहते हैं जी कि मेरे से ले लो 120 रुपए का, जो कि मार्केट में 100 का है, तो डजेंट मेक्स एनी बिजनेस सेंस फॉर द एम्प्लॉय। वो कहेगा भाई मैं मार्केट से ले लेता हूँ, आपसे क्यों खरीदूं मैं शेयर। ठीक है जी। तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन, ये बिजनेसमैन को भी पता है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है, चॉइस यही है एम्प्लॉयर के पास, कि वो एम्प्लॉय को शेयर सस्ते दाम में दे, और जो कि मार्केट में ज्यादा बेहतर कीमत पे बिक रहा हो। ना अगेन हो सकता है एम्प्लॉय कहे कि यार मैं 60 रुपए का आपका शेयर नहीं खरीदना चाहता, मैं एबीसी लिमिटेड की बजाय नेस्ले का शेयर खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे हैं मैं वो खरीद लूंगा। तो इसका मतलब ये कि आप एम्प्लॉय को फोर्स भी नहीं कर सकते कि आप ये इंसेंटिव मेरे से लें। तो इसलिए एम्प्लॉय को शेयर जो है वो सेल आउटराइटली नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको पहले चॉइस दी जाएगी। सो दैट्स हाउ द ट्रांजेक्शन विल गो। स्टेप नंबर 1 विल बी कि आप एम्प्लॉय को चॉइस देंगे कि अगर तुम चाहो तो मेरा शेयर खरीद लो, और वो शेयर में आपने डेफिनेटली जो प्राइस है वो क्या करनी है, कम रखनी है, तभी वो चलेगी बात। और तभी हो सकता है कि एम्प्लॉय वो शेयर खरीद ले और फिर आपके इस ट्रैप में आ जाए कि हाँ ठीक है मुझे डिविडेंड मिलेगा। एम्प्लॉय ये भी कर सकता है कि खरीदते साथ ही शेयर बेच दे। तो अब इस चीज को कैसे रोकेंगे, इस चीज को ऐसे रोकेंगे कि एम्प्लॉयर जिस वक्त आप अपने एम्प्लॉय को शेयर देगा ना, तो वो इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। इस रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि अगर ये शेयर आप खरीदेंगे मेरे से 60 रुपए में, तो फिर कम से कम आपने 1 साल या 2 साल, जितना भी एम्प्लॉयर समझता है कि मुझे इसको कमिट रखना है अपने साथ, तो कहेगा ये कम से कम 2 साल आप इसको बेच नहीं सकोगे। शेयर की मौत ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फैजान थोड़ा सा वेट करें, अभी मैं ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपका सवाल आंसर हो जाएगा इसमें। तो काफी सारी चीजें खोल दी है मैंने, अब मैं जरा स्टोरी को थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सबसे पहले एक चॉइस दे, एक ऑफर करे। ये नहीं हो सकता कि आप एम्प्लॉय को जबरदस्ती शेयर थमाए, उसे कहे निकालो भाई 60 रुपए दो चलो, अभी आपने खरीद लिया मेरे से, ऐसे नहीं हो सकता। आप उसको एक पहले खत लिखोगे, एक लेटर दोगे कि भाई आपके पास चॉइस है, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, अगर आपने मेरे से शेयर खरीदना है तो खरीद लें। ठीक है जी। ये जो चॉइस, ये ऑफर है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेयर ऑप्शन। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, शेयर ऑप्शन। इस कागज के ऊपर क्या लिखा होता है, इस कागज के ऊपर लिखा होता है कि एक शेयर ले सकते हो मेरे से 60 रुपए में, अगर आप चाहें तो। ठीक है जी। सो एम्प्लॉय अगर चाहेगा तो 60 रुपए जेब से निकालेगा, एम्प्लॉयर को देगा और शेयर ले लेगा उससे, शेयर मार्केट के अंदर। तो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व थी, मतलब कंपनी के ऑफिस से नहीं मिलता शेयर, मिलता स्टॉक एक्सचेंज से ही है। आप जाते हैं अपना शेयर ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, अब ये जो शेयर ऑप्शन है, ये एम्प्लॉय इसके साथ दो सलूक कर सकता है। सलूक नंबर 1 ये कि वो इस ऑप्शन को क्या कर ले, एक्सरसाइज कर ले। ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि 60 रुपए खर्च करे और शेयर खरीद ले। तो अगर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा तो उसके पास क्या चीज आ जाएगी, शेयर ऑफ कंपनी। अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो उसने 60 रुपए खर्च कर दिए, और अब उसके पास शेयर ऑफ कंपनी आ गया है। ठीक है जी। इस शेयर ऑफ कंपनी को वो क्या कर सकता है, अगेन बेच सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये वो एम्प्लॉयर दोबारा नहीं खरीदेगा, एबीसी लिमिटेड उससे नहीं खरीदेगा, ये स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है, वहां पे वो सेल कर सकता है। तो अगर वो इसको सेल करेगा, तो फर्ज कर लेते हैं कि वो 100 रुपए का बिक जाता है और 60 रुपए का उसने खरीदा था, तो उसको 40 रुपए का क्या नजर आएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा ना, उसको एम्प्लॉय को फायदा नजर आ जाएगा।
नाउ इस टाइम को, ये जो उसने एक्सरसाइज किया और ये जो उसने सेल किया, इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर आपके ऊपर क्या लगा सकता है? रिस्ट्रिक्शन, कि भाई इतने अरसे तक आप मेरा शेयर खरीद तो लोगे, लेकिन 2 साल तक फिर बेच नहीं सकते आप उसे। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन चाहे तो लगा सकता है, चाहे तो ना भी लगाए। अच्छा जी, रास्ता नंबर सेकंड क्या है? रास्ता नंबर सेकंड, इस शेयर ऑप्शन के साथ, ये जो शेयर ऑप्शन था, इसके साथ एक और सलूक भी किया जा सकता है। पहला सलूक हमने समझ लिया क्या था, कि उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले। अब हम जरा दूसरा रास्ता समझने लगे हैं। वो हम ये समझने लगे हैं कि ये जो शेयर ऑप्शन है, ये शेयर ऑप्शन, ये वाला डॉक्यूमेंट है। बस थोड़ा सा ये आखिरी टेक्निकल पॉइंट है, जो हजरात सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए जाग जाएं, ओनली 5 मिनट, 5 मिनट के लिए जरा बात अंडरस्टैंड कर लो। ये जो शेयर ऑप्शन है, ये वाला डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा है कि एक शेयर कितने का मिल सकता है? 60 रुपए में। तो ये मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा से, कि एक शेयर मिल जाएगा 60 रुपए में। जी हाँ, इसके बाद जो शेयर आएगा उसमें रिस्ट्रिक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अभी हम रिस्ट्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे। अभी हम रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम ये कह रहे हैं, थोड़ी सी वो ऐनक लगा लेते हैं घोड़े वाली, गधे वाली, जिसमें आपने सिर्फ सामने देखना होता है, इधर उधर नहीं। तो अभी हम सिर्फ वो चीज देख रहे हैं, सिर्फ एक चीज पे फोकस करें, कि ये जो ऑप्शन है, ये जिसके पास भी होगा वो कितना खर्चा करेगा? वो खर्चा करेगा, एक्सपेंस कितना करेगा? 60 रुपए। 60 रुपए से वो शेयर हासिल कर लेगा, और फिर वो शेयर मार्केट में सेल हो सकता है। उसकी एक मार्केट वैल्यू होगी। फर्ज करें कि वो शेयर मार्केट में 100 रुपए का है, तो जिसके पास भी ये ऑप्शन है उसको कितने का फायदा है? 40 रुपए का। अगर मार्केट में वैल्यू, शेयर की प्राइस, मार्केट वैल्यू 200 रुपए है, तो इसी बंदे को कितना फायदा है? 140। अगर मार्केट में शेयर इतने का है, तो फिर 240। ठीक है, सही समझ रहे हैं आप। अगर मार्केट में शेयर 50 रुपए का है, तो फिर 10 का लॉस। मतलब ये कि ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे। ऑप्शन तो चॉइस है ना, कि अगर चाहो तो खरीद लो। अगर मार्केट में 50 का मिल रहा है, फिर तो ये एक्सरसाइज ही नहीं होगा, आप ये शेयर खरीदेंगे ही नहीं। हाँ, कौन बेचेगा नहीं? मैं वही कह रहा हूँ ना, कि एम्प्लॉय खरीदेगा ही नहीं ना एम्प्लॉयर से। आप सही कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि एम्प्लॉयर बेचेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एम्प्लॉय खरीदेगा नहीं। दो डिफरेंट बातें हैं। एम्प्लॉयर तो कहेगा यार मेरा शेयर मार्केट में सस्ता है, आप महंगा खरीद रहे हैं, एम्प्लॉयर तो बेचना चाहेगा ना। लेकिन एम्प्लॉय नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको जब एक मार्केट में चीज सस्ती मिल रही है, तो वो क्यों, अगर एटलस होंडा ये कहे कि CD70 मेरा एम्प्लॉय जो है वो मेरे से खरीद सकता है 1,20,000 में, जबकि मार्केट में मिल रहा है 90,000 का, तो एम्प्लॉय क्या करेगा? अगर वो प्रूडेंट पर्सन है तो मार्केट से खरीदेगा ना जाके। ठीक है, तो एम्प्लॉयर तो बेचना चाहेगा, एम्प्लॉय नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो असल बात ये है। तो ये जो ऑप्शन है, इसका मतलब आपको ये समझ आ गया है कि अगर ये कोई प्रॉफिट होगा तो ही ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, अदरवाइज तो ये जाया हो जाता है, डस्टबिन में चला जाएगा, पड़ा रहेगा, एक्सरसाइज ही नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये देखो, इस ऑप्शन की, ये जो कागज का टुकड़ा है ना, इसकी अपनी एक वर्थ है, इसकी अपनी भी एक वर्थ है। क्योंकि जिस बंदे के पास भी ये ऑप्शन है, उसके पास कितने का फायदा है अगर मार्केट वैल्यू 100 हो? जिस बंदे के पास ये ऑप्शन है उसका कितने का फायदा है? 140 का, अगर मार्केट वैल्यू 200 हो। जिस बंदे के पास ये ऑप्शन है उसके पास कितने का फायदा है? 240 का, अगर मार्केट वैल्यू 300 हो। इसका मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसका नाम ऑप्शन है, इसकी वर्थ कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, किसकी वजह से? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की वजह से। ये बात समझ आ गई सबको? जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, बल्कि वो किसी और एसेट से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। उसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये आप कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे डिटेल से, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। मैंने तो आपको ट्रांजेक्शन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने टैक्स का ट्रीटमेंट बताना है आपको, इसलिए मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है।
तो ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कौन सा? ये जो ऑप्शन है। क्या शेयर ऑफ द कंपनी ये भी डेरिवेटिव है? नो। शेयर ऑफ कंपनी की तो अपनी मार्केट वैल्यू है डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन है उसकी अपनी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू किससे बनती है? शेयर की वैल्यू से। तो अब ये जो ऑप्शन है, अब जरा सुने ध्यान से कि ये जो ऑप्शन है इसकी लेट से हम एज्यूम कर रहे हैं अभी ये वाला सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1। जी प्लीज, जहां समझना है पूछें। हाँ, जो जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन की जो वैल्यू है वो शेयर की वैल्यू से डिटरमिन हो रही है। तो वो जो ऑप्शन है वो डेरिवेटिव है। दैट ऑप्शन इज, जो कागज का टुकड़ा है जिसका नाम शेयर ऑप्शन था, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो शेयर है वो डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि शेयर तो अपनी वैल्यू उसकी है मार्केट में, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे। लेकिन शेयर जैसे जैसे आप ये देखो ना, यहाँ पे जो हमने कहा था जब 100 रुपए का हुआ था, तो इस ऑप्शन की कितनी वर्थ हो गई थी? 40 रुपए। ऑप्शन की वर्थ से क्या मुराद है कि जिस बंदे के पास भी ये ऑप्शन होगा उसके पास समझो 40 रुपए हैं, क्योंकि वो ये ऑप्शन लेगा, मार्केट में जाएगा, कितने पैसे खर्च करेगा? 60 रुपए। और कितने में बेच देगा शेयर? 100 में, तो 40 रुपए आ गए उसके पास सीधे सीधे। तो इस ऑप्शन की वर्थ हम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स है सारी। अ, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने टैक्स ट्रीटमेंट समझना है। तो ये जो 40 है, ये इस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये टैक्स लॉ आपसे नहीं पूछेगा इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, टैक्स लॉ तो टैक्स ट्रीटमेंट पूछेगा। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन ये था, आपका क्वेश्चन ये था कि क्या शेयर जो है वो डेरिवेटिव है या जो ऑप्शन है वो डेरिवेटिव है? तो ऑप्शन है वो जो है वो डेरिवेटिव है। हाँ, शेयर तो किसी सूरत डेरिवेटिव है ही नहीं। शेयर खरीदने से पहले आपके पास एक और कागज आया था, शेयर खरीदने से पहले कोई और डॉक्यूमेंट आया था एम्प्लॉयर की तरफ से, शेयर ऑप्शन। वो जो ऑप्शन है वो डेरिवेटिव है, ठीक है जी। ये अपनी वैल्यू डिटरमिन करता है आगे जो एसेट है उसकी वैल्यू से। अगर वो शेयर महंगा हो जाएगा तो इस ऑप्शन की भी वर्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। ऑप्शन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होता। ऑप्शन तो उसके पास आ गया, कंपनी ने खत में लेटर में डाला, उसके घर भेज दिया, अब ऑप्शन मेरे पास आ गया। इस कागज की एक वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है? जितनी शेयर की वैल्यू ज्यादा है उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा है। ऑप्शन आपने मिल गया आपको, वो तो रिसीव हो जाता है, जैसे रोल नंबर स्लिप आ जाती है, जैसे आई के आपकी रोल नंबर स्लिप आपके घर आ जाती है, ऐसे ही ऑप्शन आपके पास आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप उसे एक्सरसाइज करें या ना करें। एक्सरसाइज से मतलब ये है कि 60 रुपए खर्च करके शेयर लें, ठीक है। हाँ, पूछिए पूछिए, क्लियर करें क्लियर करें। हाँ, मौजूद। ये देखो ना, हाँ ठीक कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। अभी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जरा एक सेकंड दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो मिस्टर ई है, इसके घर सुबह सुबह बेल बजी और डाकी ने कहा जी ये खत है आपका। ये जो खत था जी, हाँ सर फवाद की तरफ से ये एक आपके पास खत है। जब आपने खत खोल के देखा, अंदर क्या लिखा था? एबीसी लिमिटेड कह रहा है कि जनाब मेरे से एक शेयर ले लें, कितने का? 60 रुपए का। आपकी मर्जी है, लेना चाहते हैं ले, नहीं लेना चाहते ना ले। मिस्टर ई के पास इस वक्त क्या है? एक ऑप्शन है, चॉइस है। ये जो खत इसके पास है इसकी कुछ वर्थ है। वो वर्थ कैसे डिटरमिन हो रही है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से। ये जो ऑप्शन, ये जो खत इस वक्त इसके पास है, ये क्या है? दिस इज अ डेरिवेटिव, ठीक है जी। ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, अगर 100 रुपए है, तो आप बता सकते हैं डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है? 40 रुपए। अगर इस वक्त शाम को आपने टीवी चलाया, तजारती खबरें देखी, पता चला स्टॉक मार्केट में एबीसी लिमिटेड का शेयर हो गया है 450 रुपए का, बताएं इस वक्त इसके पास जो ऑप्शन घर में पड़ा हुआ था इसकी दराज में, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? हाँ, 390 रुपए। डेरिवेटिव वैसे ही पड़ा हुआ है दराज के अंदर, कभी वैल्यू ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। किसकी वजह से जा रही है? शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर की वजह से, ठीक है जी।
सो ये जो ऑप्शन उसके पास अभी उसके हाथ में है, दिस इज अ डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव के साथ वो क्या सलूक कर सकता है, इस डेरिवेटिव को वो एक्सरसाइज कर सकता है। जब वो देखेगा कि 450 का शेयर है, तो मैं इसको एक्सरसाइज करता हूँ, ऑप्शन को एक्सरसाइज कैसे करेगा, 60 रुपए खर्च करके एक और डॉक्यूमेंट हासिल कर लेगा जिसका नाम क्या है, शेयर। अब उसके पास शेयर आ चुका है, अब उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये शेयर अब वो मार्केट में क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, और सेल करके वो 450 रुपए इसके पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसने अब कितना प्रॉफिट कमा लिया, 390 का। ठीक है जी। तो एम्प्लॉय के पास एक रास्ता ये है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे और अपना पैसा कमा ले। ठीक है, इस बेरहम दुनिया में जाए और अपने हिस्से की दौलत लूट ले परीजाद की तरह। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड चॉइस क्या है उसके पास, नंबर सेकंड चॉइस ये है कि अगर वो चाहे तो इस ऑप्शन को ही बेच दे, वो चाहे तो ऑप्शन को ही बेच दे। मिसाल के तौर पे हमने क्या वैल्यू एज्यूम की है शेयर की, 450 रुपए, ये मार्केट में वैल्यू है। तो इसकी क्या वर्थ थी डेरिवेटिव की, 390। तो मिस्टर ई कहता है कि यार मैं 60 रुपए भी खर्च क्यों करूं, मैं ये ऑप्शन ही बेच देता हूं। मैं ये लेट से मिस्टर डी, एक और बंदा आ गया, मिस्टर डी कोई और एम्प्लॉय नहीं है, वैसे ही मार्केट स्टॉक मार्केट में एक बंदा फिर रहा है। आप उसे कहते हैं भाई मेरे पास एक ऑप्शन है, खरीदना है। डी कहता है हाँ दिखाओ क्या है ऑप्शन पे लिखा हुआ। ऑप्शन पे लिखा हुआ पड़ता है 60 रुपए का, स्टॉक मार्केट में देखता है 450 का। तो कहता है हाँ 390 का तो इसकी वैल्यू है। मार्केट वैल्यू कितनी है, ऑप्शन की वैल्यू कितनी है, 390। तो मिस्टर डी को ये कहता है कि मिस्टर कौन कहता है, मिस्टर ई, कि यार अगर खरीदना है तो खरीद लो ये ऑप्शन। अब मिस्टर डी ने ये जो खरीदना है कुछ पैसे खर्च करेगा ना, तभी उसके बाद बेनिफिट कमाएगा। उसको ये पता है मिस्टर डी को कि ये बेनिफिट कितना दे रहा है मुझे, नहीं सॉरी, बेनिफिट कितना दे रहा है, 390 का। तो मिस्टर डी क्या 390 से कुछ ज्यादा में खरीदेगा या कम में खरीदेगा, कम में खरीदेगा। जाहिर सी बात है अगर मिस्टर ई उसको 200 रुपए में बेचेगा, तभी मिस्टर डी को नजर आएगा ना कि कितने का फायदा है, 190 का। अगर मिस्टर ई कहता है कि मेरे से ये ऑप्शन खरीद लो जिसमें 390 का फायदा है, मेरे से आप ऑप्शन खरीद लें 390 का इसमें फायदा है, मेरे से आप खरीद लें 400 रुपए में, तो डी को क्या है 10 रुपए का लॉस। तो पागल ही होगा कि खरीदेगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन की जो भी वर्थ बनती है उससे कुछ भी कम वैल्यू में डी और ई के दरमियान एक ट्रांजेक्शन हो सकती है। वो ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है कि ई ऑप्शन सेल कर दे किसको, डी को। उसके बाद डी चाहे तो ऑप्शन एक्सरसाइज करे, चाहे तो आगे सेल कर दे। अगेन अब डी के पास वो राइट आ गया ना। ऑप्शन जो होते हैं वो बेरर होते हैं, बेरर से मुराद ये है कि जिसके हाथ में है वो काम वो एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ, ये मतलब जिस बंदे की जैसे बेरर चेक है, बेरर चेक से मुराद, बेरर से मुराद हु इज होल्डिंग इट, राइट। तो इसी तरह ये ऑप्शन भी बेरर होता है। एम्प्लॉय चाहे तो आगे किसी और को दे दे, जिसके पास है वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा कंपनी के पास जाके। ठीक है जी, सो बात समझ आ गई सारी। अब जरा यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखते हैं। सारी स्टोरी हमने समझ ली। एक कुत्ता जा रहा था, उसको हड्डी मिली, उसने फिर साया देखा, ये सारी स्टोरी हमने। अब जरा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। स्टेप नंबर 1 ये होगा, अब हमने बात फोकस करना है कि एम्प्लॉय के ऊपर, क्योंकि हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं सैलरी की। अब इर्द गिर्द की दुनिया को जरा थोड़ा सा ब्लर कर देंगे और हाईलाइट करेंगे किसको, एम्प्लॉय को। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को एक ऑप्शन मिलेगा। ये जो ऑप्शन मिला है एम्प्लॉय को, इसके साथ एम्प्लॉय दो काम कर सकता है, या तो एम्प्लॉय इसको एक्सरसाइज कर ले या फिर इस ऑप्शन को ही सेल कर दे। ठीक है जी। अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो फिर क्या होगा, अब इसके पास क्या आ चुका है, एम्प्लॉय के पास शेयर आ चुका है ना। अब ये जो शेयर है इसको भी एम्प्लॉय क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। बस एम्प्लॉय का तो ये इतना सारा काम है।
हाँ जाहिर सी बात है, यहाँ पे पहले कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे ना, अगर ये वाला रास्ता अडॉप्ट करना है तो पहले एक दफा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इधर तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना आप, इस रास्ते में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें तो आपको कंपनी से ऑप्शन आया, आपने कहा मार्केट में कितने का है, अच्छा जी इतने का है, ऑप्शन की वर्थ निकाली कि जी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी बनती है, मार्केट में गए जाके जी मैं ऑप्शन ही बेच रहा हूँ। जैसे प्लॉट की फाइल होती है, प्लॉट की फाइल कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने प्लॉट अनाउंस किया, आपने कहा जी ठीक है मैं प्लॉट खरीदूंगा, जाके आपने एक फाइल परचेज कर ली, अभी आपने कोई किस्त अदा नहीं की, अब आप वो फाइल ही बेच देते हैं, आप कोई, ठीक है। गाड़ी का जैसे बिजनेस होता है ओन पे, आप गाड़ी बुक करवा लेते हैं, अपनी बुकिंग ही किसी को बेच देते हैं, आप जब गाड़ी 6 महीने बाद आती है एक्चुअली शोरूम पे, आप खरीदने नहीं जाते, आप किसी और को अपनी बुकिंग बेच देते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जी ऑप्शन, ठीक है जी, ये सब ट्रांजेक्शन समझ आ गई। अब टैक्सेशन इसकी क्या होगी, टैक्सेशन जो है वो अब हम जरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में सबसे पहले आपको ऑप्शन या राइट टू एक्वायर द शेयर ये मिलेगा। जब ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा एम्प्लॉयर की कंपनी की तरफ से, एबीसी लिमिटेड की तरफ से जब आपको ऑप्शन मिला, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, सैलरी में कोई भी इनकम नहीं लिखी जाएगी, नथिंग इज टैक्सेबल, कोई टैक्सेबल एक्टिविटी हुई नहीं, अभी तो सिर्फ ऑप्शन आपको मिला है। आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, ऑप्शन और राइट डिस्पोज ऑफ, आप उस ऑप्शन को ही बेच देते हैं। तो क्या होगा, जितने पैसे मिलेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। अगर आपने ऑप्शन खरीद, ऑप्शन के भी कंपनी ने अगर आपसे कोई पैसे लिए थे, अगर कंपनी ने आपसे ऑप्शन के भी पैसे लिए थे, यानी वो खत लिखने के भी कंपनी ने कहा जी कि हम आपको 20 रुपए चार्ज करेंगे, वो जो खत आपके घर आया था जिसमें, जिसके अंदर से आपने ऑप्शन निकाला, अगर उसके भी कोई पैसे आपने पे किए हैं तो वो आप माइनस कर लें, और बाकी जो है वो पैसे जो प्रॉफिट बना वो क्या होगा, टैक्सेबल अंडर सैलरी। ये कौन सा रास्ता है कि जब आपने ऑप्शन को ही बेच दिया, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है, एक्सरसाइज द ऑप्शन और राइट एंड शेयर्स रिसीव। आप उस ऑप्शन या राइट को क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, और अब आपके पास शेयर आ चुका है। अब ये जो शेयर आपके पास आ चुका है, इसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर, एम्प्लॉयर ने कहा जी आप 2 साल इसको नहीं बेच सकते इस शेयर को, या 3 साल नहीं बेच सकते, तो फिर ऐसी सूरत में नथिंग इज टैक्सेबल, कुछ भी आपकी इनकम में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या वो 2 साल का अरसा कंप्लीट हो जाता है जिस अरसे के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, तो फिर क्या होगा, जो भी मार्केट वैल्यू है शेयर की, उसमें से माइनस कर दें कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर ऑप्शन एंड शेयर, कि जो भी आपने पैसा पे किया था, यानी एक्सरसाइज प्राइस जो आपने पे की, वो इसमें से माइनस कर देंगे और इसको सैलरी इनकम में ले जाएंगे। और आखिरी स्टेप क्या है कि आप उस शेयर को ही बेच देते हैं। अगर शेयर को बेच देते हैं तो फिर क्या होगा, डिस्पोजल वैल्यू में से ये दो चीजें माइनस होंगी, ये मैं आपको न्यूमेरिकल में पढ़ाऊंगा कि ये दो चीजें क्या हैं, और बाकी जो जवाब आएगा वो कैपिटल गेन्स में चला जाएगा। अच्छा जी, एबीसी लिमिटेड, अब जरा फिगर वर्क से यही हम डिसीजन ट्री सॉल्व करते हैं। उसका एम्प्लॉय है मिस्टर ई, मिस्टर एम्प्लॉय को आपने घर के एड्रेस पे भेजा एक खत, जिसमें से जिसमें ऑप्शंस थे, खत खोला उसने, लिफाफा खोला, दो ऑप्शन निकला। एम्प्लॉय को आप भी, एक एम्प्लॉय को 20 ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हर ऑप्शन में आप कह रहे हो कि एक शेयर मिल जाएगा 60 रुपए का, एक शेयर मिल जाएगा 60 रुपए का। तो मिस्टर ई के पास ये खत पहुंच गए, ठीक है जी। अब मिस्टर ई ने फौरन जाके क्या किया, बिजनेस रिकॉर्डर में जाके देखा कि यार मार्केट वैल्यू कितनी है, ये जो एबीसी लिमिटेड है इसका शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो इसके शेयर की देखता हूँ जाके मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मार्केट वैल्यू देखी तो पता चला लेट्स से 210 रुपए है, ठीक हो गया जी। तो 210 रुपए है, तो इसका मतलब ये जो एक हर एक कागज है इसकी कोई वर्थ है कितनी, 210 में से आप माइनस करेंगे 60, तो 150 इसकी हर एक का। एक तरह से कंपनी ने एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए हैं,
300 रुपए दिए, दो ऑप्शन दिए, यानी 150-150 रुपए के दो ऑप्शन दिए। लेकिन ये 150 रुपए हासिल करने के लिए करना क्या पड़ेगा? पहले खर्च करने पड़ेंगे, कितने पैसे? 60-60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये पैसे खर्च करेंगे ना, तब शेयर आएंगे, फिर वो 210 के बिकेंगे, तब ये 150-150 रियलाइज होगा। तो एम्प्लॉय कहता है कि यार ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं ना, कि ये वाला जो है ऑप्शन, इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, और जो दूसरे वाला इसको इसको एक्सरसाइज नहीं करते, इसको बेच देते हैं। ठीक हो गया? तो एक ऑप्शन के लिए उसने कहा जी कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ठीक हो गया ना? ये जब इसने सेल किया तो क्या ट्रांजैक्शन हुई? इसने कुछ खर्चा किया, कितना? 60 रुपए खर्च किए ना इसने। वो 60 रुपए के नतीजे में क्या हुआ, इसके पास क्या आ गया? शेयर। ठीक है, तो इसके पास जो शेयर आया वो उसने सेल कर दिया। सेल कर दिया, शेयर कितने का? 210 रुपए। ठीक है जी? तो इसका मतलब इसने कितना पैसा कमा लिया? 150। गॉट दिस क्लियर? दूसरा ऑप्शन, दूसरा रास्ता क्या था? नहीं सॉरी, गलत नहीं कर दिया हमने, उलट कर दिया, उलट कर दिया। बता आप, मैं गलती कर रहा हूँ, आप सो रहे हैं। ठीक है? पता, आप मेरी इज्जत में, इज्जत की वजह से चुप हो गए। अच्छा, सेल कर रहा है तो क्या होगा? 150 रुपए इसकी वर्थ है, इस तरह से होना चाहिए कि 150 रुपए इसकी वर्थ है। तो ये किसी बंदे को ढूंढेगा, लेट्स से मिस्टर डी, और इसको कहेगा यार मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर चाहिए तो खरीद लो। तो 150 में उससे कम डिपेंड करता है कि मिस्टर ई को कितनी जल्दी पैसे चाहिए और मिस्टर डी के पास कितने ज्यादा पैसे हैं। तो ये अगेन इन दोनों की बार्गेन पे डिपेंड करता है। तो लेट्स से मिस्टर डी कहता है ठीक है यार, 80 रुपए में दे दो, अगर बेचना है तो 80 रुपए में दे दो। तो इसका मतलब मिस्टर ई ने बेच दिया, और मिस्टर ई के पास कितने पैसे आ गए? 80 रुपए आ गए। ठीक है जी? और ऑप्शन अब किसके पास चला गया? मिस्टर डी के पास। मिस्टर डी अब उसके साथ जो मर्जी करे, उससे समोसा रख के खा ले, उसको एक्सरसाइज कर ले, उसको फाड़ दे, उसको, वो हमारा कंसर्न नहीं है, हम तो एम्प्लॉय की टैक्सेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? तो मिस्टर ई के पास आ गए 80 रुपए। ये ट्रांजेक्शन खत्म हो गई यहाँ पे। तो इसकी टैक्सेशन कैसे होगी? तो इसकी टैक्सेशन, ऑप्शन और राइट एक्वायर हुआ, कुछ भी टैक्सेबल इनकम में नहीं। ऑप्शन और राइट को आपने क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ। तो कितनी कंसिडरेशन मिली आपको? 80 रुपए। ये ऑप्शन हासिल करने के कोई पैसे लिए थे? जीरो। यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, कंपनी ने कोई पैसे चार्ज नहीं किए थे। ऑप्शन आपको घर भेजने के कोई पैसे चार्ज नहीं किए। तो कैश कॉस्ट पेड कितनी होगी? जीरो। तो कितना जवाब आया? 80। 80 रुपए क्या होगा? टैक्सेबल अंडर सैलरी। तो ये जो 80 रुपए है, ये एम्प्लॉय की जब हम टैक्सेबल इनकम बनाएंगे मिस्टर ई की, तो ये सैलरी इनकम में चला जाएगा। हमेशा जरूरी नहीं। अगर आपको सवाल में बताया हुआ है कि कंपनी ने इस ऑप्शन के भी पैसे चार्ज किए हैं, कंपनी ने कहा जी कि आपको मैं 25 रुपए में ये ऑप्शन भेज रहा हूँ घर, आप आपकी तनख्वाह से हम 25 रुपए काट लेंगे, और ये ऑप्शन हम आपको भेज रहे हैं। हाँ, शेयर की वजह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हो, मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है ना, मैं ही क्लैरिफाई करूंगा। आप जब ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हो, फर्ज करो ये 200 रुपए की चीज आपने खरीदी, तो साथ में लिखा हो कोरियर चार्जेस। 200 रुपए की चीज है, 50 रुपए कोरियर चार्जेस। तो अब ये ऑप्शन तो फ्री में ही मिल रहा है उसको, लेकिन कंपनी कह रही है कि भाई ये जो खर्चा है डाक का, ये हम आपसे लेंगे। ये हम किससे लेंगे? एम्प्लॉय से। तो वो 20 रुपए एम्प्लॉय से, 25 रुपए चार्ज कर। कंपनी कंपनी ने सिर्फ आप तक ऑप्शन पहुंचाने के कुछ पैसे लेने हैं आपसे। हाँ। हाँ, बिल्कुल।
एक्स्ट्रा चार्जेस सिर्फ उस सूरत में, अगर ये जरूरी नहीं होता, हाँ, ये यूजुअली जीरो होते हैं, ऑप्शन देने के कोई पैसे नहीं होते। लेकिन आप मतलब जिस वक्त आप ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो हर चीज का ट्रीटमेंट होगा ना, कि अगर तो कंपनी फर्स्ट करें चार्ज कर लेती है पैसे, ऑप्शन के भी पैसे चार्ज कर लेती है, कि आप मुझे, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इसके मैं कुछ पैसे चार्ज करूंगा। ठीक है, तो उस उन पैसों की बात हो रही है चलो। तो डेफ ऑफ ऑफ कोर्स जो कंपनी होगी वो उसका शेयर को वैल्यू रखता होगा, तो एम्प्लॉय शेयर, तभी तो एम्प्लॉय चाहेगा भी कि मुझे एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन दिया जाए, अदरवाइज तो एम्प्लॉय चाहेगा भी नहीं। ये सारी चीजें कंपनी को, अब आपको स्टूडेंट होके पता है, तो एक बिजनेसमैन को तो बहुत पहले से पता होंगी कि मेरा ऑप्शन देना बनता भी है कि नहीं बनता, एम्प्लॉय को फायदा भी होगा कि नहीं होगा, उल्टी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। ठीक है जी। तो 80 रुपए हमने, हमारा जो कंसर्न था वो ये था कि हम 80 रुपए किधर ले गए, सैलरी इनकम। अगर एम्प्लॉयर ने 25 रुपए चार्ज किए हुए थे ऑप्शन मुझे देने के ही सिर्फ, तो वो 25 रुपए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 80 में से माइनस कर सकता हूँ, और बाकी कितना बचेगा, 55। ये किधर चला जाएगा, सैलरी इनकम। तो ये तो है सबसे आसान। अब जो मुश्किल वाला है वो क्या है, कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर ई की। 8 बजे क्लास है आप लोगों की, 8 बजे किसकी क्लास है, किसी की नहीं है। चलो ग्रेट, बस फिर ये 2-3 मिनट ज्यादा लगेंगे। ये ऑप्शन अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया, तो अब क्या होगा, एम्प्लॉय के पास अब शेयर आ चुका है, मिस्टर ई के पास अब शेयर आ चुका है। ठीक है, अब ये जो शेयर आ चुका है, इसी को मार्केट वैल्यू है, कितनी है, 210। इसमें से आप माइनस करेंगे कि जो भी आपने कॉस्ट अदा की है, कितनी कॉस्ट अदा की है, 60 रुपए। और अगर एम्प्लॉयर ने ये 25 रुपए भी चार्ज किए थे तो वो भी यहाँ माइनस होंगे, अगर अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं है वो 25 रुपए। तो इसका मतलब ये कि कितना फायदा है, 150। तो जो ही आपको शेयर मिल जाएगा, ये 150 रुपए आपकी सैलरी इनकम में चला जाएगा, चाहे आप शेयर ना भी बेचें। ठीक है, चाहे आप शेयर ना भी बेचें। लेकिन अगर शेयर की ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर ये 150 रुपए सैलरी इनकम में नहीं जाएगा। ये देखें जरा क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन और राइट एक्वायर्ड, उसके बाद एक्सरसाइज द ऑप्शन और राइट एंड शेयर रिसीव। तो फिर देखना है शेयर एक्वायर्ड विद रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, तो नथिंग इज टैक्सेबल। और शेयर एक्वायर्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड आफ्टरवर्ड्स, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे कितनी रिज्यूम की हुई है, 210, उसमें से हम माइनस कर देंगे कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर द शेयर, तो ये सैलरी इनकम में चला गया। अब जब आप एक्चुअली शेयर को बेचोगे, लेट से कुछ अरसे बाद ये शेयर हो जाता है मार्केट में 400 रुपए का, तब आप मार्केट में शेयर बेचेंगे, तो आपके पास कितनी कंसिडरेशन आएगी, 400 रुपए। इसमें से माइनस करना है आपने जो भी कॉस्ट आपने अदा की थी, कितनी कॉस्ट अदा की थी, 60 रुपए, और माइनस करना है जो ऑलरेडी इनकम में जा चुकी है अमाउंट, कितना जा चुका है, 150। तो इसका आंसर क्या बना, 190। ये अब कैपिटल गेन्स में टैक्स होगा। तो ये जो आखिरी बात है ये लिखी हुई है कि डिस्पोजल वैल्यू जो कि मैंने कितनी ली, 400 रुपए, उसमें माइनस करूंगा कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर ऑप्शन एंड शेयर, जो कि कितनी थी, कंसिडरेशन पेड 60 रुपए, और माइनस की अमाउंट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, प्रीवियसली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम कितना था, 150 रुपए। तो वो 150 माइनस करेंगे, तो जो जवाब बना 190, ये 190 टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। सो ये है जी एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। तो कल जरा हम इसके ऊपर एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आपका इस सैलरी का जो डेफिनेशन वाला कंपोनेंट है ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो स्लाइड के ऊपर जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, इसके ऊपर हम कल एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि कितना समझ आता है। हाँ,
हाँ ये भी क्या, वो भी बात ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी? कल आपकी और कोई क्लास नहीं है? हाँ। अच्छा, ये मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा आज कि अगर तो किसी की भी कोई क्लास नहीं है तो फिर हम भी ऑफ कर लेंगे। हाँ। एडमिन, एसपीएम की एडमिन से। हाँ। नहीं, मैं ग्रुप में मैं खुद क्लैरिफाई कर दूंगा ना कि कल क्लास है या नहीं। आप ग्रुप में नहीं है? क्यों नहीं है? आपको ऐड नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, चले बाल, ये मैं ग्रुप में जी अपडेट कर दूंगा कि क्लास है या नहीं। सर इसमें एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है? ऑनलाइन सवाल है जी कि ये जितना भी हमने ये साइंस पढ़ी, इसमें एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है? तो जो आपने, मैंने जहां से बात शुरू की थी ना, मैंने बात शुरू इस बात से की थी कि एम्प्लॉयर ये क्यों करेगा। ये जो मैंने बात स्टार्ट की थी कि एम्प्लॉयर ये क्यों करेगा, वो एम्प्लॉयर ये चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को भी उसी शहर में गिरफ्तार कर लूं जिसमें मैं गिरफ्तार हो चुका हूं। ये किस प्रॉब्लम में गिरफ्तार हुआ हुआ है? कि कंपनी अच्छा बिजनेस करे और डिविडेंड आए, तो वो चाहता है मैं एम्प्लॉय को भी इसमें शामिल कर लूं ताकि वो ज्यादा मेहनत करे। ये बेनिफिट है एम्प्लॉयर को, इसलिए वो एम्प्लॉय को शेयर दे देता है। एक मिनट, मैं ऑनलाइन पहले पूछ लूं, ये समझ आया आपको? आ, एस, पता नहीं मैं गलत प्रोनाउंस ना कर दूं। डेब्रा स्टीफन। हाँ, क्वेश्चन आंसर हुआ है आपका या नहीं हुआ? चलें बताइएगा चैट में। हाँ, अब आप पूछे थे। हाँ हाँ हाँ। जो शेयर ऑप्शन है, हाँ उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होगा? मैं सर यही तो बता रहा हूँ ना कि आप अभी, आप इमेजिन कर रहे हैं कि एम्प्लॉय वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयर वो ऑप्शन देगा ही तब जब उसको पता हो कि मेरा एम्प्लॉय तो तरस रहा है कि कभी कब, कब सर अनाउंस करेंगे एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन, उन्हें करना है ये काम। तो प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर जो है उसको ये चीज पहले से मालूम होती है कि मेरा शेयर एम्प्लॉय खरीदेगा ही नहीं, तो वो देता ही नहीं है ऑप्शन। ठीक है, बिजनेसमैन को ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से मालूम होती है। तो प्रैक्टिकली तो ये होता ही नहीं कि एम्प्लॉयर इस डाउट में हो। एम्प्लॉयर का कोई काम नहीं रुक रहा कि वो कहे जी कि अच्छा यार पता नहीं एम्प्लॉय साहब जो है वो मेरा शेयर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये एम्प्लॉयर को नहीं है कतन भी कंसर्न। ये तो एम्प्लॉय का कंसर्न है। एम्प्लॉय कह रहा है कि सर प्लीज मुझे शेयर दे दे, ऑप्शन दे दे, मैं खरीदूंगा शेयर, क्योंकि वो कंपनी इतनी वैल्यूएबल होगी। ठीक है। असाइनमेंट यानी एम्प्लॉय किस वक्त शेयर ऑप्शन बेच देता है? मतलब अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है तो एम्प्लॉयर को क्या फायदा है? एम्प्लॉय को बेचने के लिए शेयर, हाँ। हाँ बेच, हाँ हाँ। रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो शेयर की ट्रांसफर पे होती है, ऑप्शन की ट्रांसफर पे नहीं होती रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन तो आप उसी वक्त दे दें किसी को, मिलते साथ ही। किसका? एम्प्लॉयर का। हाँ बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयर का फायदा नहीं होगा। और अगर एम्प्लॉयर ये समझता है कि मेरा एम्प्लॉय तो रखेगा ही नहीं ऑप्शन, अगले दिन ही बेच देगा, तो फिर वो ऑप्शन देगा ही नहीं। ये बिजनेसमैन को तो ये सेंस तो होगी ना। ये हो सकता है कि वो 100 अगर ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से 80 जो है रख लें, वो 20 बेच दें। ये हो सकता है। तो वो ठीक है, इतना तो बिजनेस में, ये बिजनेसमैन के सोचने की बात है। ठीक है ना, हमें तो टैक्स ट्रीटमेंट मालूम होना चाहिए। अच्छा आप पूछें अब और सवाल। खत्म हो गए सवाल सारे? जी, और कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन? चलो, कल की क्लास का मैं ग्रुप में
अपडेट कर दूंगा कि है या नहीं।